हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज से हम करने जा रहे हैं हिंदी की सीरीज को स्टार्ट, और यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर को पहले ही कवर कर लिया है। आज से हम इस वीडियो के अंदर करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, और ये एक वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर आप एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है अध्याय 2, और नाम है इसका खेल में बच्चे तथा महिलाएं। जानते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या विषय हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आसन संबंधी सामान्य विकृतियां, विशेष परिस्थितियां और महिला एथलीट त्रय। इन तीनों ही चीजों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आसन संबंधी सामान्य विकृतियों से। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आसन संबंधी विकृतियों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आसन, या मैं बोलूं एक पोस्चर को आसन बोला जाता है हिंदी में। तो एक आसन होता क्या है, मैं कोई भी एक व्यक्ति जब वो खड़ा हो या वो बैठा हो या वो चल रहा हो या सो रहा हो, तो उस दौरान उसकी शरीर की जो अवस्था होती है हम उसको आसन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आसन जो होती है इसका ना कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बना रखा कि आपको ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से एक ग्राफ होता है कि हम इतना पोस्चर ऐसा तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा आसन ऐसा होना चाहिए। अगर उससे बहुत ज्यादा तुम्हारा ऊपर नीचे होता है तो हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे आसन के अंदर विकृति है। ठीक है, तो विकृति शरीर की किसी भी घटक या शरीर के अंग को जोड़ का पर्याप्त रूप से कार्य ना करना है। ठीक है, या तो मेरा शरीर का कोई भी घटक पर्टिकुलरली काम ना कर रहा हो, या मेरे शरीर का कोई ना कोई ऐसा जोड़ हो या अंग हो जो सही रूप से काम ना कर रहा हो, तो उसको विकृति कहा गया। लेकिन आसन संबंधी विकृति का मतलब जो हमारे आसन यानी हमारा जो शरीर का जो अवस्था है, अगर उसके अंदर कोई विकृति आती है तो हमने उसको आसन संबंधी विकृति के अंदर रखा है। चलिए अगला जानते हैं। ये जो आसन संबंधी विकृतियां हैं ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला इसके अंदर आता है रीढ़ की हस्तियों का टेढ़ा होना। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उनमें जब कोई विकृति आती है तो उनको हम कंसिडर करेंगे, उनको हम देखेंगे। फिर आता है दूसरा हमारे पास चपटे पैर, तीसरा आता है धनुषाकार टांगे, चौथा है हमारे पास घुटनों का टकराना, और पांचवा आता है हमारे पास गोल कंधे। बारी बारी से हम सबके बारे में बात करेंगे, और हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुबड़ के बारे में, जो कि एक रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना है। अब जब रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर टेढ़ी हो जाए, जिसको कुबड़ बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको काइफोसिस बोला जाता है। अब आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ऊपर का जो स्पाइन है, जिसको अंग्रेजी के अंदर थोरेसिक स्पाइन बोला जाता है, ये जब थोरेसिक स्पाइन के अंदर ऐसा कर्व सा आ जाए तो इसको बोला जाता है कुबड़। यह कुबड़ क्या करता है, अस्थियों को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से ऐसा आपको कुबड़ देखने को मिलेगा। आपने जरूर ऐसा किसी न किसी बूढ़े व्यक्ति के अंदर, या कोई हो सकता है जवान व्यक्ति के अंदर भी ऐसा देखने को बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है। यह अवस्था आपको देखने को बड़े आराम से मिल सकती है। ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब समझिए। जैसे आपने मेरे को देखिए, अब अगर मान लो मेरा ये सही सामान्य मैं पोस्चर में हूँ, आसन में हूँ, जब अगर मान लो मेरे को काइफोसिस होता तो मैं ऐसे झुका रहता। अब मेरा ये कुबड़ निकल गया, मैं ऐसे झुका हूँ। इससे मुझे सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, ये जो मेरा चेस्ट ऐसा खुला हुआ था, अब वो मेरे पास स्पेस कम हो गया, वो मेरे पास जगह कम हो गई है। अब इससे मेरे छाती के ऊपर जोर पड़ेगा और मेरे को सांस लेने के अंदर कठिनाई होने लग जाएगी। अब जिन व्यक्तियों को अस्थमा या ऐसा कोई कंडीशन हो और उनको सांस लेने में और दिक्कत हो जाए कुबड़ की वजह से, उनके लिए तो भाई ये नर्क के समान हो जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, छाती के ऊपर दबाव जो है ना वो बढ़ने लगता है कुबड़ की वजह से। अब कुबड़ के होने के, अगर मैं बोलूँ, अब ये कुबड़ है, इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है इसके अंदर वो देखा जाता है कुपोषण। अगर आप सही रूप से पोषण का नहीं लेते हैं तो इस वजह से हो सकता है। फिर स्वच्छ वायु की कमी, अगर आप मतलब आसपास आपका वातावरण स्वच्छ ना है, उसकी वजह से अपर्याप्त व्यायाम, अगर आप व्यायाम सही नहीं करते, आपका
जो छाती है वो कमज़ोर है या वो बहुत ज़्यादा खिंचाव में है जिसकी वजह से वो खींच लेती है, और आपके जो बैक की मसल है, जो पीठ की मसल है वो कमज़ोर है, उस वजह से हो सकता है। कंधे पर अधिक भार लेके चलना जिसकी वजह से कंधे आगे झुक जाते कई बार, और ये कुबड़ देखने को मिल सकता है। अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करना और मांसपेशियों की कमजोरी होना, ठीक है, इन सारे कामों की वजह से आपको देखने को ये मिल सकता है, ये कुबड़ जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर ये कुबड़ हो जाए ना हो, इसके लिए मैं क्या क्या करना चाहिए? मुझे उचित व्यायाम करना चाहिए, कंधे पर अधिक भार नहीं उठाना चाहिए, अच्छे फर्नीचर का यूज करना चाहिए और एक संतुलन आहार खाना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये हो गया है मुझे, तो मैं इसके लिए क्या उपाय करूं? तो सोने के दौरान हमें पीठ के नीचे हमेशा तकिया लगा के सोना चाहिए, ताकि एक जोर पड़े हमारे यहाँ पे, हमारे बैक पे, और ये जो है, ये जो ऐसा कुबड़ निकला है, ये अंदर की तरफ धकेला जाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि तकिया लगा के सोए। अपने सिर खड़े होकर अपना सिर पीछे की ओर मोदी तथा कुछ समय तक इस अवस्था में बनाए रखें। आपको ये जो पीछे की तरफ ऐसे झुकाव करके जो एक्सरसाइज करता है, हमें उसका करना है, और धनुरासन, चक्रासन जैसे आसनों का रोजाना उसको करते रहना है, तो ये उससे ठीक हो सकता है। अब आता है हमारे पास रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होने के अंदर इसकी दूसरी विकृति। अब ये भी, इसका नाम भी कुबड़ है, लेकिन ये आगे की ओर कुबड़ है, ठीक है। आगे के कुबड़ को हम क्या बोलते हैं? लोडोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ना होने के बजाय यहाँ पे कुबड़ जो है वो नीचे की तरफ है। यहाँ से जोर पड़ने से ये यहाँ से ऐसा सी का आकार बना देता है, और आपका पेट जो है वो बाहर आते हुए दिखता है। इस अवस्था के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपकी जो कमर है, कमर के ऊपर बहुत भार पड़ता है, ठीक है, और ये आपको आपके हिप्स के ऊपर जोर डालेगा, आपके घुटनों के ऊपर प्रभाव डालेगा, तो ये बहुत दिक्कतें देगा आपको अगर आपको ये हो रखा है। और इसके लिए हम उपाय पे जानेंगे, हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आगे की ओर के कुबड़ की रीढ़ की अस्थियां नीचे से आगे की ओर झुक जाती है, तो यहाँ देखो नीचे से आगे की ओर झुक गई, तो इसी को हमने क्या बोला? आगे की ओर कुबड़ बोला। अब इस विकृति के अंदर चलने और खड़े होने में बहुत समस्या होगी, क्योंकि आपका जोर आगे रहेगा, तो आपकी जो कमर है ना, उसमें हमेशा दर्द रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न रहेगी, और हमेशा ना, अब ऐसा पोज होगा ना, तो हमें हमेशा हीनता महसूस होती है कि हम दूसरे से कमज़ोर समझेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे लोग भाग पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हम उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें अपने आप में हीनता से महसूस होती है, ठीक है। तो ये था आगे की ओर कुबड़ का। अब इसके होने के कारण क्या है? इसके होने के भी सेम ही कारण है कि भाई अनसंतुलित आहार लेना, वातावरण का स्वच्छ ना होना, मांसपेशियों की कमजोरी होना। यहाँ पे एक नया कारण जुड़ता है मोटापा। जब आपका पेट बढ़ने लगता है तो ये एक भार डालेगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से आपके कमर के अंदर ऐसा आगे की ओर कुबड़ आ सकता है, ठीक है। रीढ़ की अवस्थियों का प्रभावित होना, ठीक है, मांसपेशियों का कमजोर होना और व्यायाम ना करना इसके मुख्य कारण होते हैं होने के, ठीक है। अब अगर हो जाए तो आपको ना हो, इसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि भाई एक संतुलित आहार को खाओ, मोटापे से बचो, और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहो, जिससे आपका शरीर जो हो वो सुख ही रहे, ठीक है, सीधा रहे, और कभी भी है ना झुकाव में ना बैठे, और उपयुक्त फर्नीचर का भी प्रयोग करें। एक अत्यधिक भोजन ना खाए कभी, ठीक है। हमारे ना योग के अंदर एक चीज बोली जाती थी कि अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो इतना ही खाओ, मतलब अपना 3/4 पेट भरना होता है। ऐसा नहीं कि आपने फुल भरा या फुल से भी ज्यादा भर लिया, अगर आप 3/4 भर ले तो वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ सावधानियां। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपाय के। तो हमें उपाय में क्या करना है? हमें ऐसी कोशिश करनी है जहां पे हमारा जो पेट है वो थोड़ा और मजबूत हो। हम पेट की एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमारे पेट की मसल जो है वो स्ट्रांग हो। अब देखो एक बात समझो, अगर मेरा पेट ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो मेरा पेट ऐसे निकला हुआ है तो ये क्या करेगा? ये ऐसे खिंचाव डालेगा। अब मेरा पेट की मसल अगर खींच के रखेगी तो वो क्या होगा? वो कुबड़ में हेल्प करेगा कि कुबड़ ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हमें अपना बॉडी का बायोमैकेनिक्स समझना पड़ेगा, और हमें अपनी बॉडी का एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि हमारा बॉडी का शरीर की मतलब किस तरीके से बना हुआ है। अगर हम उसकी बनावट को समझ जाएंगे ना, तो कहाँ कमी आ रही है हम उसको भी जान पाएंगे।
अब इसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें अपनी पेट को मजबूत बनाना है। अब पेट को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिटअप्स करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री पे टांग को उठा के रखेंगे तब ताकि हमारे पेट पे जोर पड़े। हम प्लैंक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें हमारी जो लोअर बैक की जो मसल है, हमारी जो कमर की मसल है, इसको थोड़ा रिलैक्स करना है, ठीक है। अब रिलैक्स करने के लिए हम टो टचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे अगर आप व्यायाम को अपनाओगे तो आपका जो ये कुबड़ है वो ठीक हो सकता है। अब आगे बात करते हैं रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना। अब ये जो झुकाव आता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यह एक प्रकार का विकार है जिसके संबंधित रीढ़ की जो हड्डी होती है वो हमारी एक तरफ से झुक जाती है। अब वो किसी भी तरफ हो सकती है। यहाँ पे देखो, जैसे आप रीढ़ की हड्डी पे अगर थोड़ा गौर फरमाओगे तो ये ऐसे शेप का हो रहा है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी इस तरफ झुक रही है और जबकि नीचे की तरफ इस तरफ झुक रही है। जब भी ऐसा झुकाव किसी भी एक तरफ से आए तो हम उसको रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना बोलते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। अब ये सी तथा एस वक्र के आकार में हो सकती है और इसी को हमने स्कोलियोसिस या रीढ़ की अस्थियों का एक तरफ झुकना बोला। अब अगर ये हो जाए तो आपको क्या चीज़ों को करना है ताकि ये ठीक हो। टांगों की अविकासिता के कारण होता है, अगर आपके जो टांगे हैं ना, दोनों की हड्डियां अगर बराबर नहीं है, दोनों बराबर रूप से विकसित नहीं हुई है, तब ऐसी समस्या होने लगती है। अब ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। देखो, अगर मेरे टांग जो है वो ऊपर नीचे है, ठीक है, अगर सही रूप से नहीं है तो मेरा क्या होगा, मेरा ये जो हिप बोन है ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी रीढ़ की हड्डियां, मेरी टांग दोनों बराबर नहीं है तो मेरा ये जो हिप बोन है ये जो हो गई ये टेढ़ा हो जाएगी। अब टेढ़े होने की वजह से ही मेरे रीढ़ की हड्डी में भी वो टेढ़ापन आता है। यही टेढ़ापन जो है, इसी के लिए यही हमारा एक विकारता है और यही विकार जो है हमारे लिए समस्या खड़ी करता है। अब इसी की वजह से अब हमारे हिप बोन को टेढ़ा, यानी हमारे जो इलियाक क्रेस्ट बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं बताना चाह रहा। अगर ये जो हमारी हिप की जो बोन है इसमें जो टेढ़ापन आता है, इसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी का आसन जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। हमारे इसकी वजह से हमारे एंकल के अंदर दिक्कत होगा, हमारे घुटनों के अंदर दिक्कत होगा, हमारे रीढ़ की हड्डियों में विकारता आएगी, हर चीज़ के अंदर ये समस्या डालने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम समाधान के बारे में ही बात करेंगे। और ये किस कारण होता है, जोड़ों में रोग के कारण हो सकता है, ठीक है। खड़े होने का अनुचित आसन का हो, अगर आप सही रूप से खड़े ना होते हो उस कारण हो सकता है। अनुचित फर्नीचर के यूज के कारण हो सकता है। और इसके अंदर अगर आप एक तरफ भार डाल के चलते हैं ना तो उसके कारण भी हो सकता है। ये जनरली महिलाओं के अंदर देखा जाता है जो एक तरफ हैवी बैग लेके चलती है जिसकी वजह से वो झुक जाती है एक तरफ, और ये समस्या उनके अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हो गया है तो आपके लिए, आप ये ना हो उसके लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे कि आप एक तरफ मुड़कर लगातार कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरफ भार लंबे समय तक नहीं उठाएंगे। भोजन जो होगा वो प्रॉपर करोगे कि भाई क्यों बोलते हैं, संतुलित आहार को खाना, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। अब हो गया है तो क्या करो, आपको प्लैंक करना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना चाहिए। अब बार पर लटकने से क्या होता है, जब हम ऐसे लटकते हैं ना तो हमारे जो रीढ़ की हड्डियां होती है जो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है उनके ऊपर ना एक सीधा जोर पड़ता है और वो एक लाइन के अंदर वापस से आ जाती है और उनका गैप जो होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से जब जो स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ होती है, वो एक खिंचाव जो आता है तो वो सीधा करने में हेल्प करती है, सीधा करने में मदद करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बार पे लटकना चाहिए, उससे स्कोलियोसिस में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको स्कोलियोसिस हो रखा है तो अगर आप लटकोगे ना तो आपको आराम भी बहुत मिलेगा। और त्रिकोण आसन को जरूर करना चाहिए, वो भी इसके अंदर, इस विकारता के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब हम बात करते हैं चपटे पैरों की। तो आपने है ना एक चीज मैं बोलूंगा, आप एक चीज हमेशा ट्राई करके देखिए। बच्चों के पैर को ना एक बार गीला करो और उसको जमीन पर उसका छाप लो। जब आप उसका छाप लोगे तो आप देखोगे कि वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस चित्र के प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पैरों का छाप लोगे और आपको अगर चपटे पैर की समस्या नहीं है तो आपका जो पैर का जो छाप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब ऐसा क्यों,
जब लगातार जोर पड़ता है पैर पे, तो उसकी वजह से हमारा जो ये आर्क होता है, ये जो कोण बनता है, ये खत्म होने लगता है और हमारा जो पैर होता है वो चपटे हो जाते हैं। तो इस चपटे पैर के कारण से है ना, हमें बहुत सारी समस्या होती है। ठीक है, हमारे घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, हमारे एंकल पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें समस्या बहुत होती है। तो इसका हमें कैसे बचना है, क्या करना है, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर छाप जिनका इस प्रकार से आता है, छोटे बच्चों के अंदर आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा, बड़े लोगों के अंदर जिनके पास ये समस्या है, केवल उनके पास ही ये देखने को मिलेगा। आप पानी पे एक बार छाप लेके आप सूखी जमीन पे छाप रखोगे, तो जो छाप बनेगा आप उसके चित्र के से आप मैच करके आप समझ सकते हैं कि आपको ये विकारता है कि नहीं है। अब इसके होने के कारण क्या है? मोटापा इसका कारण हो सकता है, मांसपेशियों का कमजोर होना, खराब जूतों का पहनना, जूते हमेशा अच्छे पहनने चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है लंबे समय तक किसी वजनदार चीज को उठाए रखना, ठीक है, या लंबे समय तक खड़े होना। इन सारी ही समस्याओं की वजह से, इन सारे ही कारणों की वजह से ये समस्या आपको हो सकती है। अब इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है कि भाई मोटापे से आपको बचना है, सही आकार के जूते पहनने हैं। जूतों की वजह से आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है। अगर आपका आकार, जो आपका पैर का आकार है ना, जो उसी आकार को बनाए रखना चाहिए जूतों को, वो आकार ना बदले जूते, ऐसे जूते हमें खरीदने हैं। ठीक है। ज्यादा समय तक नंगे पैर ना घूमे, ठीक है, अधिक समय तक खड़े ना हो और बच्चों को अधिक वजन उठाने के लिए फोर्स ना करें, ठीक है, जोर ना डालें। तो ये सब अपनाओगे तो ये सब विकारता नहीं होगी। अगर हो गया तो क्या करो, तो आप सबसे पहले अच्छी जूतों को खरीदो। अपने जो पैर की जो मसल्स है, ये इनकी जो मसल्स है उनको मजबूत करो। रस्सी कूद कर सकते हो, उसके लिए आप पंजों के बल चल सकते हो, रेत पे नंगे पांव चल सकते हो, अच्छे जूतों का प्रयोग करो, ताड़ासन करो। तो इन सब चीज़ों से आप चपटे पैर की समस्या को दूर कर सकते हो। अब आता है घुटनों का टकराना। घुटनों का टकराने एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आपने देखा होगा, जहाँ पे आप जब सीधे खड़े होते हो और आपके घुटने ऐसे आपस में टकराएं, जबकि आपके जो फीट है, जो आपके निचले पैर है, वो आपस में दूरी पे हों। अगर आप इस चित्र पे गौर फरमाओगे तो यहाँ पे ये दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, जबकि इसके जो नीचे के जो पैर है उनमें अच्छा खासा गैप है। ठीक है। तो इस समस्या को हम क्या बोलते हैं? नॉक नीज या घुटने का टकराना बोलते हैं। ठीक है। अब इस समस्या से आपको चलने और भागने के अंदर बहुत बड़ी विकारता हो सकती है। अब घुटनों का टकराना ये किन कारणों की वजह से हो सकता है? समय से पहले अगर बच्चों के ऊपर घुटनों पे मतलब जोर डालते हैं ना कि हम जल्दी चलो, तो उनके ऊपर भार जो होते हैं ना, वो उनके घुटने सह नहीं पाते, तो उस वजह से हो सकती है। या कुपोषण की वजह से, अगर आपको संतुलित आहार नहीं मिला तो आपका शरीर का जो विकास होना था वो सही रूप से नहीं होगा, तो उस वजह से हो सकता है। या किसी को पुरानी बीमारी हो, उसका कम उम्र में ज्यादा वजन उठाने से और कम उम्र में ज्यादा वजन बढ़ने से भी, यानी आपका मोटापे की वजह से भी, इन सारी ही समस्याओं की वजह से आपके घुटनों का टकराने की समस्या आपको हो सकती है। अब आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि भाई बच्चों को जोर नहीं डालना, कि बाध्य नहीं करना कि आप उनको जल्दी से चलवाओ या उनके ऊपर और वजन डालो, या आप अच्छे आहार ना खाएं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ये सब सावधानियां बरतनी है कि भाई आप अच्छे आहार खाओ, बच्चों को फोर्स मत करो जल्दी से चलने के लिए, उनसे वजन मत उठवाओ, और अपने वजन को संतुलित रखोगे तो ये सब समस्याएं नहीं होगी। ठीक है। अगर हो गई है तो क्या करो? घुड़सवारी एक अच्छा उपाय रहता है इसके लिए। इसी के साथ साथ आप गौमुख आसन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। और कॉड लिवर ऑयल का आप खा सकते हैं, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। पैरों को सीधा रखकर सोए, और सोते समय आप अपने पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं। अगर आप तकिए का प्रयोग करोगे और आपकी उम्र कम है तो आपको ये विकारता से थोड़ा सा मैं बोलूँगा हेल्प मिलेगा, वो समस्या दूर होने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बिल्कुल उसके विपरीत के। ठीक है। अभी तक हमने बताया घुटनों का टकराना, यहाँ पे है धनुषाकार टांगे, जिसके अंदर आपकी जो घुटने हैं ना वो आपस में बहुत दूर हो जाते हैं। अगर मैं इसका पूर्ण रूप से चित्र बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, हमारे घुटने जो होते हैं वो एक धनुष का आकार ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो फीट्स होंगे वो आपस में पैर पास रहेंगे, और जबकि आपके घुटने में होगा एक अच्छा खासा गैप आ जाएगा। जैसे ये देखो, घुटनों के अंदर कितना गैप बढ़ गया। तो इस प्रकार की विकारता को हमने धनुषाकार टांगे बोला। यहाँ पे हमारी जो टांगे है वो धनुष के आकार के रूप में हो जाती है, इसलिए इसका नाम धनुषाकार टांगे रखा गया। अब इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सिमिलर ही कारण है जो कि आपके काइफोसिस के थे,
आपके जो नॉकनीज के थे, घुटनों के टकराने के थे, उसी के सही लगभग कारण है आपके धनुषाकार टांगे होने का। हड्डियों में कैल्शियम का कमी होना, अधिक वजन उठाना, विटामिन डी का कम प्रयोग करना, छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती चलवाना, खड़ा करवाना या अधिक वजन के साथ करवाना, गलत तरीके से चलना, इन सारे ही कारणों से आपके धनुषाकार टांगे हो सकती है। अब आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि भाई बचपन में मोटापे से बचना है, और मोटापे से तो बाद में भी बचना है, क्योंकि मोटापे से ना बहुत समस्या होती है। बहुत अधिक भार उठा के नहीं चलना, ठीक है, और अच्छा आहार खाओ जिससे आपको पर्याप्त रूप से कैल्शियम और विटामिन डी मिले। विटामिन डी के लिए आप धूप का प्रयोग कर सकते हो कि धूप में थोड़ी देर बैठना, तो उन सब चीज़ों से टैनिंग होगी लेकिन चलेगा, आपकी समस्याएं तो दूर हो रही है ना, ठीक है। तो उन सब से चीज़ों से ये आपको हेल्प करेगा। उपाय क्या है इसका? अगर हो गया, विटामिन डी का प्रयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए उसको। पैरों के अंदर की तरफ मोड़ कर चलने की कोशिश करो, और घुटनों के नीचे आप ना तकिया लगा के सो सकते हो, जिसके अंदर हेल्प मिलेगा आपको, और मालिश भी कर सकते हो। गोल कंधे आता है हमारी अगली विकृता। इसके अंदर हमारे जो कंधे होते हैं ना, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं या गोल रूप से दिखने लगते हैं। ये आप देख सकते हो, ये गोल कंधे होना, जबकि एक सामान्य रूप से आपके स्ट्रेट होने चाहिए लाइन के अंदर, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो गोल कंधे होने के कारण भी कुछ ना कुछ बाकी कारणों जैसे ही रहेंगे कि भाई यहाँ पे झुकी अवस्था के अंदर ज़्यादा देर बैठना है। मैं बैठता हूँ तो मैं ज़्यादातर ऐसे बैठता हूँ, तो उस वजह से हो सकता है। सही फर्नीचर का उपयोग ना करना, उचित कसरत ना करना। अगर आप कसरत का जो आपका पोस्चर है, जो फॉर्म है, जो आपका आसन है, अगर कसरत का वो गलत होता है तो उसकी वजह से हो सकता है छाती की मांसपेशियाँ छोटी हो जाने के कारण। अब ये जो छाती होती है, अगर इसमें अकड़न आ जाएगी तो इस वजह से भी आपका गोल कंधे हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी समस्या, सावधानी क्या है, आप किन सावधानियों को अपना सकते हैं ताकि आपको ये समस्या ना हो कि झुकी अवस्था में ना बैठो ना चलो, ठीक है। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनो, और उचित फर्नीचर का प्रयोग करो, और कसरत करो थोड़ी, ठीक है। कसरत और मतलब सही आसन के अंदर कसरत करो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब गोल कंधे का उपाय क्या? आप चक्रासन और धनुरासन जैसे आसनों को कर सकते हो, और हल्के वजन के साथ बेंच प्रेस करिए, ठीक है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और यही सब अगर आप लगातार करते रहेंगे, हॉरिजॉन्टल बात पे लटकना, ये सब करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगला हमारे पास आता है आसनीय विकृति के लिए सुधारात्मक उपाय। तो आसन की अगर विकृति आप में हो गई है तो आपके उन आसनों की विकृति को किस प्रकार से सुधार सकते हो? तो विभिन्न हमारे पास विकृतियां हैं, जैसे कार्यात्मक विकृति और होती है संचारात्मक विकृति। जो कार्यात्मक विकृति है, ये केवल कोमल उत्तर्क प्रभावित होते हैं। मांसपेशियां या स्नायुबंदी, शारीरिक गतिविधि और साधुरात्मक उपाय इसके इलाज किया जा सकता है। अगर आपको कार्यात्मक विकृति है, तो अगर आप सही रूप से व्यायाम करोगे और आप सही मसल को टारगेट करके अगर आप व्यायाम करोगे तो इस विकृति को आप दूर कर सकते हो। जबकि आपको संचारात्मक विकृति है, इसके अंदर क्या होता है? तब होता है जब शरीर की हड्डियों की संरचना प्रभावित होती है और शरीर गतिविधि और सुधारात्मक उपाय अप्रभावी है और सर्जिकल विधि मददगार पाई जाती है। अगर आपको संरचनात्मक विकृति है, जहाँ पे आपकी हड्डियों की संरचना जो है वो प्रभावित हो रखी है, तो आप अपनी हड्डी की संरचना को तो नहीं बदल सकते। तो आपको करना क्या है? आपके लिए एक सर्जरी बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि आप अपना ऑपरेशन करा के इसको ठीक कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मांसपेशियों पे कितना भी जोर डालो तो वो एक रूप से आपको हेल्प तो करेगा, आपकी कुछ विकृति को थोड़ा सुधारेगा तो, लेकिन जो जितना रूप से वो सुधरना चाहिए उतने रूप से वो कभी भी नहीं सुधर पाएगा जब तक आपकी हड्डियों की संरचना ठीक ना हो जाए, ठीक है। आगे आता है, हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कुबड़ पीछे की ओर जो था, उसकी अगर आपको समाधान लेके आना हो, उस विकृति का सुधारात्मक उपाय अगर ढूंढना हो, तो आपको क्या करना है? जो छाती की मांसपेशियों में जो तनाव है, उस तनाव को कम करो। पीठ की जो मांसपेशी है उसको और मजबूत बनाओ, और हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड, जो पीछे का जो कंधा है, उसको मजबूत करो। अगर आप ये सारी चीज़ों को करोगे तो आपका जो पीछे की ओर कुबड़ है वो आपको बहुत ही जल्दी सुधरता हुआ दिखेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे की ओर कुबड़। तो आगे की ओर के कुबड़ के लिए मैंने बताया था कि भाई आपने पेट की मांसपेशियों को मजबूत करो
और आपकी कमर की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स करो। अगर आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे या ग्लूट्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे, ग्लूट्स हमारे हिप्स को बोला जाता है, हमारे कूल्हों को बोला जाता है, अगर आप इनकी एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो ये आगे की कुबड़ की समस्या है ये दूर हो सकती है। और अगर हमारे पास आता है जो एक तरफ झुकाव की समस्या, तो आपको इसके अंदर रीढ़ को खिंचाव के देने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप हॉरिजॉन्टल बार पे लटक सकते हैं। एक अच्छी मुद्रा बनाए रखने की कोशिश करो पूरे समय, ठीक है। और एक संतुलित आहार खाओगे तो आपको जो ये रीढ़ की हड्डियों का एक तरफ झुकना है, इसको आप इस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चपटे पैर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों पर कूदना, ठीक है, या रस्सी का कूदना, ठीक है, रस्सी कूदना, ठीक है, और पैरों की पंजों के ऊपर चलना। इनसे हम क्या करते हैं, अपने पैरों की मसल्स को, अपनी जो मांसपेशियां है उनको मजबूत बनाते हैं और एक आर्च लेके आएंगे। और अच्छे जूतों का प्रयोग करोगे, जो सहायक जूते होते हैं, अगर आप उनका प्रयोग करोगे तो आपको ये चपटे पैर की समस्या दूर होने को हेल्प करेगा। घुटनों का आपस में टकराना, यह घुड़सवारी और गौमुख आसन जैसे आसनों को और तकियों का बीच में पैरों के घुटनों के बीच में तकिए को लगा के सोना, और इन सब चीज़ों की वजह से ये आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। जबकि आपके जो धनुषाकार टांगे हैं उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि भाई ऊंची एड़ी के जूते एक साथ और घुटनों पर एक रेजिस्टेंट बैंड के साथ सपोर्ट करना। अगर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करोगे तो हो सकता है। पैरों की अंदरूनी किनारे पे चलना, ठीक है, अंदरूनी किनारे का प्रयोग करके चलो। चक्रासन और गरुड़ आसन जैसे आसनों का प्रयोग करो तो आपको धनुषाकार टांगों से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। गोल कंधों के लिए हमने जाना था कि भाई गोल कंधों के लिए आपको कसरत करनी है और आपके जो पीछे के कंधे हैं इनको मजबूत बनाना है। जो आपकी जो छाती की मसल है उनको थोड़ा रिलैक्स करना है, ठीक है, और उनका तनाव को कम करना है। जो हमारे ये जो पीठ की मसल है इनको और मजबूत बनाना है। तो इन सब चीज़ों से आपके गोल कंधों की समस्या दूर हो जाएगी। अगला आता है हमारे पास विशेष परिस्थितियां, जिसके अंदर हम जानेंगे सबसे पहला मिथ एवं गलत धारणाओं के बारे में। तो माना जाता है कि भाई खेल और महिला जो हैं वो दो अलग अलग हिस्से हैं जिनको आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो शरीर की संरचना है वो ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा पूर्ण रूप से, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। कुछ चीज़ों का अंदर फ़र्क आता है, लेकिन हमारे बॉडी जिस तरीके से काम करता है, हमारे शरीर जिस तरीके से काम करता है, वो मर्द और महिला दोनों के अंदर ही सामान्य रूप से काम करता है। मैं जानता हूँ कि भाई कुछ हमारे हार्मोन्स का यहाँ पे मतलब चेंज है, ठीक है, हमारे हार्मोनल बैलेंसेस अलग अलग है। उनके अंदर कुछ हार्मोन ज़्यादा है, हमारे अंदर कम है, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा जो उनके अंदर कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो शरीर का काम करने का जो तरीका है, जो इसको बायोमैकेनिक्स बोला जाता है, वो सेम ही है। तो जितना एक काबिल लड़के बने हैं खेल को खेलने के लिए, उतना ही खेल को खेलने के लिए महिला भी बनी हुई है। प्रमुख होने के कारण आक्रामक पेशी महिला लक्षण नहीं होती। फिर बोला गया है महिलाओं के पास शरीर और शारीरिक नहीं है, मतलब उनके पास वो जो ताकत होनी चाहिए, जो शरीर होना चाहिए खेलने के लिए, वो नहीं बना। जबकि ऐसा कोई भी समस्या ऐसा नहीं है महिलाओं के साथ। अब उनको दो बड़ी दिक्कतों से फेस करना पड़ता है, जिसको एक बोला गया रजोदर्शन और दूसरा बोला गया मासिक धर्म की शिथिलता, ठीक है। हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम रजोदर्शन, ठीक है। प्रथम रजोदर्शन यानी जो लड़कियों को पहली बार पीरियड्स होते हैं उनके लिए बोला गया। मेनार्क एक युवा लड़की का पहली अवधि है। ये मेनार्क जो होता है, जब एक पहली बार किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं, जो कि 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं आमतौर पर, ये 8 साल से 16 साल तक की उम्र तक कभी भी आ सकते हैं। अगर आपका इस बीच में आ जाते हैं पीरियड्स, तो उसको ही प्रथम रजोदर्शन बोला जाता है। महिलाओं का जो प्रजनन जो प्रणाली है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बहुत ही है ना, बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपका मानसिक तनाव रहेगा या शारीरिक तनाव बनेगा, तो आपका ये जो पीरियड आने का टाइम है ये ऊपर और नीचे हो सकता है।
तो अब विलंबित मीनार्क के टाइम पे अगर आपका विलंब हो जाता है मीनार्क में, तो आप जिम्नास्टिक जैसे खेलों को खेल सकते हो। अगर आपका मीनार्क पहले आ जाता है तो आप स्विमिंग और रोइंग जैसी गेम को खेल सके, अपने शरीर को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है मासिक धर्म की शिथिलता। ठीक है, यानी डिस्फंक्शन। अगर जो महिलाओं का जो मासिक चक्र है, वो मासिक चक्र इस प्रकार का है कि वो 21 से 35 दिन चलता है और उसके अंदर जो आपका रक्त का प्रभाव रहता है वो 2 से 7 दिन तक रह सकता है। अगर इसके अंदर कुछ असामान्य देखा जाए, या अगर उनका जो रेगुलर जो साइकिल आती है पीरियड्स की वो नहीं आ रही हो, या ये 21 से 35 दिन के बीच में ना आ रही हो, या उनका ब्लड का जो फ्लो है या रक्त का जो चालन है वो 2 से 7 दिन से अधिक या ज़्यादा हो, अधिक हो या कम हो, तो इन सारी समस्याओं के अंदर ये हम मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन यानी मासिक धर्म की शिथिलता को बोला जाएगा इसको। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं इसके अंदर मासिक धर्म और खेल भागीदारी। ठीक है, अगर मासिक धर्म के हिसाब से क्या आपके शरीर कोई कमज़ोर बना देता है या आप खेल में क्या भागीदारी नहीं ले सकते, तो यह धारणा बिल्कुल ही गलत रहेगी। क्योंकि जो भी बड़े से बड़ा स्कोर बनाया गया, बड़े से बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया, वो तब तोड़ा गया महिलाओं के द्वारा जब वो अपने मासिक धर्म के काल में थी। ठीक है, तो मासिक धर्म का काल, हाँ मैं मानता हूँ कि वो प्रभावित करता है कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियों को, कि भाई वो क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है। तो ये सारी समस्याओं के विरुद्ध भी महिला बहुत स्ट्रांग है कि वो इन सबको जूझते हुए भी खेल में बराबर भागीदारी देती है और कभी भी मासिक धर्म को अपने इस खेल में कभी भी रुकावट नहीं बनने देती। ठीक है, तो शीर्ष खेल प्रदर्शन प्राप्त करने के रास्ते में मासिक धर्म कोई समस्या नहीं है। ये आपके बुक के हिसाब से मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम अगला, जिसके अंदर महिला एथलीट त्रय के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो त्रय है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारा जो हड्डी के अंदर जो घनत्व है ना, उसके जो खनिजों का घनत्व है वो कम होने लगता है। तो अगर आपने कभी बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसके अंदर जो वो चीज़ खाया करता था, तो उस चीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे। इसी प्रकार के गड्ढे हमारे हड्डियों के अंदर होने लग जाते हैं। हमारे हड्डियों के अंदर गड्ढे होते हैं, लेकिन वो गड्ढे जो होते हैं जब वो बढ़ने लगते हैं तो उस समस्या को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये गड्ढों का बढ़ना ये होता है हमारे हड्डियों के अंदर खनिज के घनत्व की कमी की वजह से। ठीक है, इसको हमने ऑस्टियोपोरोसिस बोला। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस के स्टेट पे अगर आपके हड्डियों पर जोर डाला जाएगा तो हड्डियां बहुत जल्द ही टूट जाएगी। ठीक है, अगला हमारे पास आता है एमेनोरिया। एमेनोरिया एक मासिक धर्म विकार है जिसके अंदर आपके जो मासिक धर्म है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं आते। 18 वर्ष से अधिक के महिलाओं को ये सब फेस करना पड़ता है, ये सब इनको जूझना पड़ता है। अब इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राथमिक एमेनोरिया, दूसरा होता है रेचक एमेनोरिया। प्राथमिक एमेनोरिया के अंदर यौवन के दर्शन पहली अवधि में विलंबित मोनार्क। ठीक है, इसके अंदर जो आपका जो पहला मोनार्क आता है वो बहुत विलंब हो जाता है, मतलब देरी हो जाती है जिसमें। और जबकि रेचक एमेनोरिया के अंदर विशिष्ट समय पर प्राकृतिक मासिक धर्म वाली महिलाएं और फिर 3 महीने से अधिक के लिए उनका मासिक धर्म बंद कर देना। अगर जिनका मतलब लगातार पीरियड सही टाइम पे आ रहा था और 3 महीने से उनका पीरियड आ ही नहीं रहा है, सही रूप से नहीं आ रहा है, ठीक है, या ब्लड आ रहा था वो बहुत कम आ रहा है, रक्त का चलन बहुत कम है, तो उसको हमने रेचक एमेनोरिया का नाम दिया। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास एमेनोरिया थे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास आता है वो आता है महिला एथलीट त्रय के अंदर खाने का विकार। खाने का विकार को हमने क्या माना कि भाई खाने का विकार सबसे बड़ी समस्या रही है आजकल के नव युवतियों के अंदर। क्यों रहा ऐसा समस्या? क्योंकि अब एक ना मॉडल बॉडी बनाई गई है एक अच्छा शरीर दिखाने के लिए कि आप पतली लड़कियों को ज़्यादा हम क्या बोलते हैं ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने शरीर को सबसे पहले देखना चाहिए। एक सुचारू शरीर ही आपके जीवन में सबसे प्राथमिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो समस्या है ना, ये 2 टाइप के विकार है। ठीक है, एक होता है खाने के विकार के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा
और जिसके मतलब होता है यह एक ऐसा विकार है जिसमें एक व्यक्ति हर समय केवल और केवल भोजन के बारे में सोचेगा और परहेज के बारे में सोचेगा, शरीर के वजन बढ़ने में के बारे में सोचता रहता है, आईने के सामने में हमेशा खुद को मोटापे से मोटा मानेगा। कई आपने देखा होगा पतली पतली लड़कियां वो कहती कि अरे मेरा तो पेट निकल गया, अरे मेरे को तो अपना खाना कम करना पड़ेगा, डाइटिंग के बारे में सोचेंगी। तो ये सब जो है ना, जब आप हमेशा खाने के बारे में सोच रहे हो, अपना वजन घटाने के बारे में सोच रहे हो, उसको हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जाना। ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है खाने का विकार, उसके अंदर है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसी समस्या है जिसमें एक व्यक्ति को भाई खाने का बहुत शौक है, अब खाने का शौक है, वो खा भी बहुत लेता है। अब उसके दिमाग में आता है अरे यार मैंने तो इतना खा लिया, अब मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, उंगली डाल के अपने आप को वॉमिट करवाएगा, यानी उल्टी करवाएगा, और ताकि वो जो शरीर के अंदर खाना था वो खाना बाहर आ जाए। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो गले और हमारा जो पेट है ना, उसमें एक म्यूकस की लेयर होती है, वो लेयर भी बाहर आ जाती है। अब आप कुछ खाओगे तो आपके गले में जलेगा, मिर्च खाने से आपके पेट में जलन होगी। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं इनको जूझनी पड़ती है। इस चीज को, इस विकार को हमने बुलिमिया नर्वोसा का नाम दिया। ठीक है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप सभी के मैं विचार जानना चाहता हूं, क्या मासिक धर्म चक्र एथलीट के खेल प्रदर्शन में प्रभाव डालता है? मैंने आपको बुक का ओपिनियन बताया, मैंने आपको फैक्ट्स बताए। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या मासिक धर्म चक्र एथलीट के खेल प्रदर्शन में ऊपर प्रभाव डालता है या नहीं डालता? अपने विचारों को व्यक्त कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप अपनी अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो छूटी हुई वीडियोस है उनको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कोई भी समस्या होती है आप मेरे को @भला इंसान पे इंस्टाग्राम पे टैग करें, और या thephysicaledu@gmail.com पे आप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। थैंक यू सो मच फॉर